जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा चैनल है दद्दा की खरी खरी। और आज के इस एपिसोड में मैं हमेशा की तरह पहले आपको 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगा छोटी छोटी, और उसके बाद हम असली मुद्दे की बात पे आएंगे। और अब ये मेरा पुराना स्टाइल रहा है, मैं पढ़ाते समय भी मूल सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले एग्जाम्पल्स, एनोलॉजी, कहानियाँ किससे सुना के मूल विषय का एक आधार बना लेता था। फिर उस कहानी से रिलेटेड जो हमारा जो आज का जो मूल विषय है उसको जोड़ देते थे। तो अब बात है आज से करीब 5-6 साल पुरानी। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो पेशे से डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। तो उनका बेटा था, वो 5वीं पास करके 5वीं पास करने वाला था 5th के एग्ज़ाम से उसके। और मैं अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्कल में पेरेंटिंग और लीडरशिप के अपने विचारों के लिए थोड़ा सा कुख्यात हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा जो है 5th पास कर लेगा तो इसको किसी अच्छे बड़े स्कूल में 6th क्लास में भेज दें क्या। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, घर अपने साथ रखो, अपने साथ पढ़ाओ, जिस स्कूल में अभी पढ़ रहा है वो इट इज़ नॉट बैड, तो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे। तब बात खत्म हो गई। फिर 2-3 साल और बीत गए। फिर उनके बेटे ने 8वीं पास कर ली सब। अब वो 9वीं में जाने वाला था। तो फिर इनको 9th में फिर इनको लगा कि किसको किसी बड़े स्कूल में, हॉस्टल में भेज दिया जाए। तो इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने यही कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बच्चा है और अभी ज़रूरत नहीं है, अभी अब 2 साल या कुछ साल अभी अपने पास रखो, उसके बाद देखा जाएगा। तो अब मुझे तो वो कुछ बोले नहीं, पर उनका बहुत मन था और मेरी सलाह के विपरीत वो जाना भी नहीं चाहते थे। तो साहब फिर 2-4 दिनों बाद, 10 दिनों बाद फिर से कहीं से चर्चा उठी। हम लोग 2-3 दोस्त बैठे हुए थे, तो उन्होंने फिर वही विषय उठाया। तो मैंने फिर ऐसे ही हल्के फुल्के शब्दों में मैं कहा, नहीं यार नहीं, हॉस्टल में नहीं भेजना, अभी बच्चा है, छोटा है, या हुआ करके अभी अपने पास रखो, बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए। तब बात, अब मुझे लगा यार डॉक्टर साहब की बात समझ में नहीं आ रही है, और ही वॉज ऑलमोस्ट एडमेंट टू सेंड द चाइल्ड टू द हॉस्टल। तो मुझे लगा कि, मैंने कहा ये डॉक्टरवा इसे ना मानी, उन्होंने इनके भोजपुरी में खोल के समझाओ कोई। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं मानेंगे, मैंने इनको जरा भोजपुरी में ना कायदे से खोल के समझाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, मतलब लड़का करण जौहर बन जाए। तो सब लोग बहुत जोर से हंसे। वो करण जौहर के लिए ना, पता नहीं हमारे भोजपुरी में एक लोकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया, मैं आजकल भूलने बहुत लगा हूँ। तो मैंने पूछा क्या चाहते हैं, लड़का करण जौहर बन जाए। अरे मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, लड़का साले को डॉक्टर नहीं बनेगा तो कंपाउंडर बना देंगे, साला कुछ नहीं बनेगा तो कहीं दवा की दुकान खुलवा देंगे किसी चट्टी चौराहे पे। अब कुछ नहीं बनेगा ना तो साले को चांदसी अस्पताल वाला बंगाली डॉक्टर बना देंगे, पर भैया ये हॉस्टल में भेज के ना उसको करण जौहर नहीं बनाना है। तो उनकी बात समझ में आ गई कि मैं आज तक जो है छोटे बच्चों को हॉस्टल्स पे न भेजने का इतना मेरा आग्रह क्यों रहता था। तो खैर साहब वहाँ पर वो बात समझ गए। फिर उन्होंने बच्चे को अपने कभी भी हॉस्टल भेजने की बात नहीं की। उसके बाद तब फिर 1-2 साल बाद फिर एक उन्हीं के घर में चर्चा चली। तो उनकी बड़ी बेटी जो है वो पीएमटी की तैयारी कर रही थी, एंड शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे एक बात बताइए कि मैं सोच रहा हूँ कि बिटिया को जो है कोटा भेज दिया जाए क्या तैयारी के लिए। तो मैंने कहा यार नॉट अ बैड आइडिया, पर एक शर्त है। मैंने कहा बच्चे की माँ और भाई, मैंने कहा उसके साथ जाएंगे, और भाई भी चूँकि 10th में है तो उसकी भी पढ़ाई वहाँ अच्छी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है।
पर साल 2 साल के लिए वहाँ आप जाइए, फ्लैट एक किराए पे लीजिए और बच्ची जो है अपने भाई और अपनी माँ के साथ कोटा में रहेगी। और आपको अगर बहुत ज़्यादा खाने की दिक्कत हो तो भैया तुम टिफ़िन लगवा लेना, पर बच्ची अकेली नहीं जाएगी कोटा में। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो मैं समझता हूँ, और ये सलाह जितने भी लोगों से मैंने, समझदार लोगों से ली, सब ने यही कहा कि बच्ची को अकेले कोटा नहीं भेजना है। तो सब कोटा क्यों नहीं भेजना है ये आप लोग भी जानते हैं कि कोटा इज़ द सिटी ऑफ डिप्रेस्ड यूथ। लाखों वहाँ ऐसे छात्र बैठे हैं जो अपने माँ बाप की एस्पायरेशंस पे खरे नहीं उतरे और कोचिंग्स ने उनको चूस लिया है, और वो बेचारे बहुत डिप्रेशन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पे। तो तब ये तो हो गई 2 कहानियाँ। तो मैंने कहा कि बेटी अकेली नहीं जाएगी, शी शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम। मतलब अगर वहाँ पे उसको साइकोलॉजिकली कुछ कभी सहारे की ज़रूरत पड़े तो उसका एक भाई जो उसका हमउम्र है और उसकी माँ, एक फैमिली सपोर्ट बच्चे को बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगहों पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई का तनाव रहता है, परफॉर्म करने का तनाव रहता है, जहाँ फेलियर्स के बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को मतलब बहुत ही दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती हैं। खैर साहब, ये तो तब 2 कहानियाँ हो गई। अब हम आते हैं अपनी आज की असली कहानी पे। तो हमारे एक दोस्त है साहब, उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया और वो फ़िलहाल आईएएस हैं, बड़े अच्छे पद पे हैं, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुँह लगे हैं। तो उन्होंने ना अपने जीवन का, वो और उनके बड़े भाई, ये दोनों लोग अपने जीवन के 2-3 साल जो हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर रह के यूपीएससी की तैयारी की है। और मुखर्जी नगर आपको मालूम है कि मतलब यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का एक गढ़ है। तो वो ना मुखर्जी नगर की बड़ी मज़ेदार कहानियाँ सुनाया करते थे, और चूँकि वो खुद अपनी आँख से देखा था, उन्होंने सब कुछ भुक्तभोगी थे, तो बड़ी और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस थे, तो वो वहाँ की कहानियाँ सुनाते थे। और ये कहानियाँ मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे भी लिखी हैं, मुखर्जी नगर टेल्स के नाम से बड़ी फेमस सीरीज हुई है मेरी। तो वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या था कि मुखर्जी नगर ने एक अड्डा है जहाँ की ज़्यादातर यूपी, बिहार और अन्य छोटे शहरों, कस्बों, गाँव से बच्चे, स्टूडेंट्स आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, और ज़्यादातर लोग जो हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, छोटे कस्बों के, गांव के लोग होते हैं। पर वहाँ पे आके वहाँ की आबो हवा में, वहाँ के माहौल में ऐसा पता नहीं क्या एक बात है कि वहाँ आते ही लड़के लड़कियाँ जो है ना, उन्मुक्त, स्वच्छंद, स्वतंत्र नहीं, एक तो होती है स्वतंत्रता, अभी गांव से आए, गांव में एकदम बधे हुए माहौल में लड़की रह रही है, जहाँ भाई, बाप, चाचा की निगरानी में 24 घंटे है, बिना चुन्नी लिए कभी घर की दहलीज पे नहीं खड़ी हो सकती है ना, बिना दुपट्टे के। वो लड़की जब मुखर्जी नगर आती है तो पहली बार उसे एक स्वतंत्रता फील होती है, जो कब स्वच्छंदता में बदल जाती है उसको पता नहीं चलता। और वो लड़की जिसने आज तक जीवन में कभी किसी लड़के से बात नहीं की अपने गांव में, अपने कस्बे में, वो अचानक आके जब वो चारों तरफ का माहौल देखती है तो उसको अचानक एक लिव इन पार्टनर की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगती है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर एक बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब कोई एक आध वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। मतलब अगर वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से मुझे लगता है सब 50, 60, 70, 80 तक स्टूडेंट्स जो है वो लिव इन पार्टनर्स के रूप में रहते हैं। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, हो सकता है कुछ सुनने वालों को बहुत बुरा लग सकता है, पर सच्चाई यही है। तो साहब वहाँ पे एक पंडित जी थे, पूर्वांचल के रहने वाले थे, और मतलब एकदम देवदूत, मतलब कामदेव की ट्रू कॉपी, एकदम स्मार्ट, गोरे, लंबे, तगड़े, 6 फुट हाइट, और मतलब बेहद स्मार्ट। मतलब मुझे तो लगता है कि वो झुट्ठा जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जितनी मेहनत तो यूपीएससी में की है उतनी मेहनत अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में किए होते ना तो सलमान और इमरान खान को तो पानी भरवाते अपने घर में। खैर छोड़िए साहब।
सब पंडित जी थे और पंडित जी वॉज अ वेरी पॉपुलर हंक इन मुखर्जी नगर। तो तब मुखर्जी नगर का एक और ट्रेंड था कि लड़के जो है ना वो लड़कियों के साथ जो रहते हैं तो ज्यादातर लड़के लड़कियों का खर्चा उठाते हैं। अब बाप बेचारा किस तरह पेट काट के, है ना, गेहूं बेच के तुमको खर्चा दे रहा है और तुम अपना भी खर्चा उठा रहे हो और एक तुम्हारी सहेली भी तुम्हारे साथ रह रही है उसका भी खर्चा उठा रहे हो। खैर सब, पर वहां पे एक लड़की थी, वो भी पूर्वांचल से ही आई थी और शक्ल सूरत से, देह धजा से वो भी बड़ी माशाल्लाह थी। और उसके फादर वो कहीं मतलब सिविल सर्वेंट थे वो भी। तो वो बड़ी पूरे सर्कल में ना बड़ी फेमस थी। उसका एक कारण था कि जहां लड़के जो थे लड़कियों का खर्चा उठाते थे, उसके केस में उल्टा था। वो जिस लड़के को अपने साथ रखती थी उसका खर्चा वो उठाती थी। और लड़के बताते थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि हमको 150 रुपये की कभी टी शर्ट नसीब नहीं होती थी, पर उसके साथ जो लौंडे रहते थे ना, अब आप, मैं कर रहा हूँ लौंडे तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो रहते थे वो वैन यूजन और एरो की शर्ट उनको खरीद के पहनाती थी। और वहाँ पे क्या है कि ये जो लिव इन पार्टनर्स होते हैं ये कोई परमानेंट नहीं होते कि तब एक आ गया तो अब अगले 2-3 साल वही रहेगा। नहीं नहीं, हर 3 महीने पे, 2 महीने पे, 6 महीने पे वो चेंज होता रहता है काम। और वहाँ पे एक और उन्होंने मुझे बड़ा मज़ेदार किस्सा बताया कि आप एक लिव इन पार्टनर के साथ रह रहे हैं पर हमेशा दूसरे की तलाश करते रहते हैं। तो ये जो हमारे पंडित जी थे इनको लगता था कि यार वो वाली बड़ी सही है, खर्चा करती है, मतलब महीने का 15-20-25 हज़ार रुपया तो अपने लिव इन पार्टनर के ऊपर खर्चा करती है। उनको लगा यार वही सही है। तो पंडित जी जो है ना बहुत दिनों से इस ताक में थे कि जैसे ही उसका बेड खाली हो तो मैं उसके अंदर किसी तरह जो है काबिज हो जाऊं। खैर साहब, वो 2-3 महीने बाद ऐसा मौका आ गया कि उस लड़की ने अपना पार्टनर जो है उसको भगा दिया और पंडित जी को रख लिया। तो साहब पंडित जी, अच्छा पंडित जी की एक और खासियत थी कि पंडित जी अपना प्रीलिम्स लिख चुके थे, क्लियर कर चुके थे और मेंस की तैयारी कर रहे थे। और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस में जो भी 2-4-6-8 महीने, 8-7-8 महीने का जो टाइम होता है, तो फिर पंडित जी वहाँ जो है 2-3 महीना उनके साथ, उस लड़की के साथ मौज लिए। और उसके बाद फिर 3-1 महीने में मन भर गया तो चेंज कर दिए, कहीं और स्थापित हो गए और मेंस की तैयारी किए, मेंस लिखे। और तब मेंस लिखे तो मेंस भी क्लियर कर गए क्योंकि पंडित जी ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। तो सब अब मेंस लिख लेना तो फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो पंडित जी का जो परचम था वो पूरे मुखर्जी नगर में लहराने लगा। और पंडित जी ने जो है अपना अश्वमेध का जो घोड़ा है ना वो छोड़ दिया मुखर्जी नगर में। और पंडित जी जो है रोज नए किले फतह करने लगे। और 2-3 महीने का टाइम, जब मेंस और शायद इंटरव्यू में जो है जो भी 2-4-6 महीने का टाइम होता है, उस टाइम के दौरान पंडित जी ने खूब मतलब जो है एंजॉय किया और 25-50 ठो जो है किले फतह किए। और फिर पता नहीं कैसे जो है वापस उसी लड़की के पास पुनः स्थापित हो गए। तो ऐसा भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस लड़की को पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसके हर फादर वाज अ सिविल सर्वेंट समवेयर पोस्टेड इन समवेयर यूपी। तो साहब तब तक अब इंटरव्यू का टाइम आ गया और पंडित जी ने इंटरव्यू दिया। जैसा कि मैंने बताया पंडित जी थे तो बहुत ब्रिलियंट, तो पंडित जी साहब सेलेक्ट हो गए। और जब पंडित जी सेलेक्ट हो गए तब आईपीएस बन गए। तो जब आईपीएस बन गए तो अब फिर क्या, आप तो कह रहे हैं तब 5 उंगली घी में सिर कढ़ाई में। तो जब पंडित जी आईपीएस बन गए तो उस लड़की के हृदय में पहली बार प्रेम का अंकुर फूटा। और एक दिन उनने पंडित जी को कहा, पंडित जी आई लव यू।
हमसे शादी करोगे? तो पंडित जी बोले, शादी तुमसे? एक नंबर की दुष्चरित्र, पूरा मुखर्जी नगर छान दी हो, तुमसे शादी करेंगे? तो वो कोई, अरे सूप तो सूप बोले, साला छलनी भी बोले, मतलब पूरा मुखर्जी नगर में घोड़ा दौड़ाए हो अश्वमेध वाला और हमसे कह रहे हो करेक्टर लेस। बोले नहीं, गर्लफ्रेंड अलग चीज होती है, शादी वर्जिन लड़की से करेंगे, सुहागरात में चद्दर लाल हो जाना चाहिए। तो उसने कहा, अच्छा डार्लिंग, शादी तो अब तुम्हारा हम ही से होगा। और उसने बकायदे, मतलब मुखर्जी नगर में घोषणा कर दी कि हमारा शादी पंडित जी से होगा, हमारा पति आईपीएस होगा। और उधर पंडित जी जो है घूम घूम के लगे गरियाने उस लड़किया को, अरे चे चे, मतलब जो भी लौंडे जो लड़कियों के बारे में जो तमाम वोकैबुलरी यूज करते हैं वो तमाम यूज किए। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, पंडित जी थे सनाढ़ ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों में जो सबसे उच्च कोटि के, उच्च सबसे बड़ा कुल होता है उस कुल के ब्राह्मण थे, और लड़की शेड्यूल कास्ट थी शायद। तब फिर उन्होंने कहा, हम साला बाभन हूं, उच्च कोटि का बाभन हूं, तुमसे ब्याह होगा? तो उसने बोला, डार्लिंग अब चाहे बाभन हो चाहे कुछ हो, ब्याह तो हम ही से होगा। तो पंडित जी ने कहा, हुर्र, हुर्र। और पंडित जी जो है मुखर्जी नगर छोड़ के वो हैदराबाद वाली जो उनकी एकेडमी नहीं होती आईपीएस वालों की, उसमें ट्रेनिंग पे चले गए। अब ये लड़की वहां पहुंच गई और अब लड़की जो है रोने गिड़गिड़ाने लगे कि अरे देखो अब ऐसा है वैसा है, कर लो शादी, कर लो कर लो। पर पंडित जी ने उसकी बात, पंडित जी ने उससे मिलना ही बंद कर दिया। तो एक दिन साहब वो दिल्ली आई और चाणक्यपुरी थाने में पेश हुई और इनके ऊपर छेड़खानी, बलात्कार और तमाम जितनी धाराएं लगा सकती थी, प्लस हरिजन उत्पीड़न में इन्होंने बलात्कार का मुकदमा और शादी का झांसा देकर बलात्कार करना इत्यादि इत्यादि धाराओं में सब मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पंडित जी के हाथ पांव फूल गए, पंडित जी के हाथ पांव फूल गए। तो सब एकेडमी में एक नियम है कि प्रोबेशन पीरियड में अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ केस आ जाता है तो सीधे टर्मिनेशन होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उनको वकीलों ने सलाह दी कि भैया अब तुमको बचाने का एक ही तरीका है, इस लड़की से ये मुकदमा वापस करवाओ, नहीं तो तुम तो गए। अब मुकदमा वापस लेने का तो सब एक ही तरीका था। पंडित जी ब्याह कब हुई, उधर लड़के के घर वालों को खबर पता चली कि ऐसे ऐसे पंडित जी जो है आईपीएस बनने के लिए एक हरिजन कन्या से विवाह की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो पंडित जी के परिवार ने कहा, साले अगर सोच भी लिए तो हंसुआ से काट लेंगे। खैर साहब, तो अब कोई विकल्प ही नहीं था। तो वकीलों ने समझा, और लड़की बोली, हाँ हाँ मुकदमा तो हम साले को 1 मिनट में वापस ले लेंगे, पर ये बतावा ब्याह कब हुई। अब पंडित जी तब कोई विकल्प नहीं था। तो साहब पंडित जी ने दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई। फिर वो शादी कोर्ट में रजिस्टर हुई और कोर्ट में शादी रजिस्टर करा के दोनों पति पत्नी चाणक्यपुरी थाने पहुंचे और मुकदमा लड़की ने वापस ले लिया। फिर वो उसकी मुकदमा के सब प्रोसीडिंग लेके जब एकेडमी पहुंचे वहां हैदराबाद, तो एकेडमी ने कहा, नहीं कुल कुछ नहीं, आपका कंडक्ट जो है सही नहीं पाया गया और प्रोबेशन पीरियड में आपके ऊपर ऐसे आरोप लगे, आप यू हैव बीन ऑलरेडी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। तो साहब ये हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, कई 5 साल मुकदमा चलता रहा, अंत में कुछ नहीं हुआ। सर्विस ने, आईपीएस ने इनको वापस सेवा में नहीं लिया। पंडित जी आज भी अपनी धर्मपत्नी के साथ, फिर पंडित जी पूरे समाज से कट गए।
वो एकदम जो देवदूत सरीखा जो उनका पूरा व्यक्तित्व था ना, वो एकदम क्षीण हो गया। और पंडित जी आज भी दिल्ली की एक बहुत ही लो ग्रेड की एक मलिन बस्ती में एक 3-4 कमरे किसी तरह उन्होंने बना लिए हैं, और उसमें दोनों पति पत्नी वहीं दिल्ली में रहते हैं। वहीं एक छोटा सा बच्चों का प्राइवेट छोटा सा ऐसे स्कूल चलाते हैं। पति पत्नी फिर दोनों लौट के कभी अपने घर वापस नहीं गए पंडित जी, क्योंकि घर वालों ने तो उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन उन्होंने आर्य समाज में शादी की थी। और पंडित जी आज एक मतलब, और फिर उसके बाद जितने उनके साथ के लड़के थे, पंडित जी ने कभी किसी से संपर्क नहीं किया और एकदम गुमनाम जीवन दिल्ली में जी रहे हैं। सब ये स्टोरी है। तो अब मैंने आपको आज 3 स्टोरीज सुनाई। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ऐसे मुझे ना बहुत से बच्चे, अभी रिसेंटली एक लड़की ने कहा मुझे कि मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना चाहती हूँ। मैंने कहा देख लो वहाँ ये माहौल है। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ कि एक तो ये जितने भी कोचिंग्स के जो अड्डे हैं ना, इसमें 99% स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने पेरेंट्स की झूठी, फर्जी, नकली एस्पायरेशंस का वजन ढो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इनसे होती नहीं, और वहाँ पे बेहद और उस गिल्ट में जी रहे हैं कि हम अपने माँ बाप के हार्ड अर्न मनी को यहाँ खर्च रहे हैं और पढ़ाई लिखाई हमसे हो नहीं रही है, हम यहाँ सिर्फ सारा दिन आवारागर्दी करते हैं, और वह माहौल ही ऐसा है। तो जिस जगह पे 90, 95, 98% स्टूडेंट्स फेलियर्स हों, डिप्रेस्ड हों, मतलब उनका कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई उनको सही सलाह देने वाला नहीं है, सहारा देने वाला नहीं है, कोई सही रास्ते पे लाने वाला नहीं है, काउंसलिंग का कोई सिस्टम नहीं है, रोज आत्महत्याओं की खबरें आती हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी जगहों पे, और पढ़ाई के अड्डे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो सचमुच पढ़ रहे हैं, पर उनकी संख्या एकदम गिनी चुनी उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। 10 में से 9 ऐसे तत्व हैं, एक पढ़ने वाला है, 1 पर मतलब हार्डली 5, 6, 7% लोग होंगे जो वहां सीरियसली पढ़ते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर आप अपना बच्चा भेज रहे हैं तो भैया साथ जाओ। अपना बच्चा अकेले ऐसी जगह मत छोड़ो। नहीं तो मैंने आपको बता दिया, जरा पता लगा लीजिए कोटा में क्या हाल है। और अगर आपको मेरी इस कहानी पे विश्वास न हुआ हो, मुखर्जी नगर वाली पे, तो जरा 4-6 लोगों से पता लगा लीजिए। आजकल तो लॉकडाउन है, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो जाता है ना, आप स्वयं जाइए, 2-3 दिन मुखर्जी नगर से सारा दिन रहिए और जरा मुखर्जी नगर में टहल के अपने से पता लगा लीजिए। इतना सब कुछ पता लगाने के बाद अपना बच्चा मुखर्जी नगर या कोटा या किसी भी इंस्टीट्यूट नगरी में, कोचिंग नगरी में भेजिए। अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ मत दीजिए। इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाइए, जिससे कि सारी वीडियोस तुरंत अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आए। अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।